दोस्तों आज की क्लास में दो महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए होने वाली हैं। जैसे कि पहला महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है क्लास 8 9 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 का नोट्स कहाँ पर मिलेगा, इसका पीडीएफ का लिंक अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। वीडियो को आप लोग वॉच करिए। फिर जो दूसरा आप लोगों के लिए होने वाला है महत्वपूर्ण चीज, मॉक टेस्ट लिंक इन कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इसका आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में A4 साइज में, और इसका मॉक टेस्ट का लिंक भी मिलेगा। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जितने भी फैक्ट है वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोगों को मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ नोट्स भी दिखा दे रहा है। एक बार देख लीजिए जो पीडीएफ नोट्स है। तो कुछ नोट्स इस प्रकार होने वाला है। तो देख लीजिए ये नोट्स का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। एकदम आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप इसको कॉपी में चाहो तो नोट कर सकते हो, या तो समय बचाना है तो A4 साइज में आप लोग नजदीकी जो साइबर है वहां से इसको प्रिंट करा सकते हो। मुश्किल से 3-4 पेज का है। एकदम मैंने अच्छे से तैयार किया है, हर एक लाइन बाई लाइन। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब एनसीईआरटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं जो नोट्स दूंगा उसको पढ़ लो, और जो क्वेश्चन करा रहा उसका रिवीजन कर लो, और मेरे जो क्लासेस है उसको देख लो, क्वेश्चन रिवीजन कर लो। एनसीईआरटी इनफ है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट का, केवल आप मेरे द्वारा एक बार पढ़ाए गए एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। मैं कंप्लीट आप लोगों को दे रहा नोट्स भी और क्लासेस भी, हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा। तो देख लीजिए इतना एफर्ट है अपने भाई के लिए। आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे वो यूपी टेट का हो, सीटेट का हो, या बीपीएससी टीआरई 4 का हो। और आप लोग क्या करते हैं कि रेगुलर वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। अब इंट्रो बहुत हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एनसीईआरटी की इस जीके जीएस व्याख्या सीरीज में। इस सीरीज में स्पेशल होने वाला है, आप लोगों का फ्री नोट्स मिलता है और मॉक टेस्ट का लिंक भी मिलेगा। मॉक टेस्ट इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इस सीरीज का क्लास नंबर 21 है, और ये कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। तो देख लीजिए चैप्टर 2 क्या है। जो क्लास 8 का चैप्टर 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ चुका है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स है, क्या क्या पढ़ना है। सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, सूक्ष्म जीवों का निवास स्थान, उपयोगी सूक्ष्म जीव, खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीव, औषधि एवं वैक्सीन का यूज होता है सूक्ष्म जीवों का, और कृषि में सूक्ष्म जीव जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, हानिकारक सूक्ष्म जीव, रोग उत्पन्न करने वाले, खाद्य विषाक्तता, खाद्य संरक्षण, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देख लीजिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सूक्ष्म जीवों का सही वर्गीकरण दर्शाता है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लीजिए सूक्ष्म जीवों का सही वर्गीकरण कौन दर्शाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां से आया हुआ है, पहले उसको देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 4 मुख्य वर्ग हो गया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 मुख्य वर्ग हो गया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 मेन कैटेगरी हो गए। परंतु एक 5वां कैटेगरी भी होता है, वायरस। वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ये 5वां कैटेगरी होता है उन चारों से अलग। तो सूक्ष्म जीवों को 5 कैटेगरी में बांटा गया, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, और एक 5वां प्रोटोजोआ सॉरी वायरस। अब जो वायरस होता है ये उन चारों से भिन्न होते हैं। इसमें क्या होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते। वायरस के बारे में कहा गया है ये केवल परपोषी में ही गुणन कर सकते हैं, अर्थात वायरस का कोई अपनी मतलब अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जो वायरस होता है ये केवल बैक्टीरिया हो गया, पौधा हो गया, या जंतु कोशिका हो गया, किसी जीवित कोशिका के ऊपर ही गुणन कर सकेगा, जीवित रहेगा। अगर इसको निर्जीव वस्तु के ऊपर रखोगे तो ये निर्जीव रहेगा, सजीव के ऊपर जाएगा तो सजीव रहेगा। यानी इसकी खुद की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करता है।
कुछ सामान्य रोग जैसे कि हम लोग का जो सर्दी खांसी जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, एवं अधिकतर जो खांसी है वायरस द्वारा होती है। तो देख लीजिए जुकाम, इन्फ्लुएंजा और विषाणु जो है वायरस द्वारा होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने एनसीईआरटी को बोला है, प्रॉमिस किया कि लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारे को मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया हूं और उस एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक, मैं उसको आप लोगों को कवर अप कर दे रहा। अब जैसे देखिए आप लोगों का सवाल दिया गया है, यहाँ पे दो प्रकार के सवाल है, क्लेमाइडोमोनास है और एक स्पाइरोगाइरा है। तो जो स्पाइरोगाइरा हम लोगों का बहुकोशिकीय है, इस चीज को अवश्य ध्यान रखिएगा, बहुकोशिकीय है। देखिए अब मैं यहाँ पर जो आप लोगों को एक कोशिकी और बहुकोशिकी बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकी, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय है, ये सवाल हो गया। इसी तरह जो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में हमारे दो चीजें आती हैं, एक तो पैरामीशियम और एक अमीबा। तो अमीबा पैरामीशियम दोनों प्रोटोजोआ है और ये दोनों क्या है, एक कोशिकीय है, दोनों एक कोशिकीय है। अब इस चीज को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हम लोगों का कवक हो गया, फंगस, तो फंगस में हम लोगों का राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये तीनों क्या है, ये तीनों हम लोगों का बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो देख लीजिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ा। अब क्या है कि निम्न में से कौन सा समूह सूक्ष्म जीवों का सही वर्गीकरण करता है, तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और वायरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें से मैंने जो अभी आप लोगों को बताया एक कोशिकी बहुकोशिकी, उसको अवश्य याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विषाणु के बारे में सही है, तो वायरस के बारे में कौन सा सही है, ये स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं, गलत, ये केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय रहते हैं। जो वायरस होते हैं केवल जीवित कोशिका में सक्रिय रहेंगे, यानी कि मेरे हाथ के ऊपर आएगा तो जीवित रहेगा वायरस, अगर इस पेन के ऊपर आएगा, पेन निर्जीव है तो इसके ऊपर वायरस डेड हो जाएगा। तो ये केवल जीवित कोशिका में ही जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव निम्न में से कहां पाए जाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहां पाया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वायरस हो गया, वायरस क्या है कि हवा में पाया जाता है, और जो फंगस वगैरह है इसके छोटे छोटे जो, ये भी क्या है वायरस में पाया जाता है। जल में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो तीनों जगह पर इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी, आंसर डी। एनसीईआरटी में कहां से आया है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ जो होता है, अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय होते हैं, और जो जीवाणु भी बहुत सारे एक कोशिकीय होते हैं, जैसा कि हम लोगों का ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, नील हरित शैवाल एक कोशिकीय होता है, और ई कोली बैक्टीरिया जो हमारी पेट में पाया जाता है, ई कोली, ये दोनों बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ ये सभी एक कोशिकीय हो गए। बहुकोशिकीय भी बहुत सारे होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि बहुकोशिकीय जो फंगस वगैरह है, जैसे एस्परजिलस हो गया, बहुकोशिकीय है। शैवाल एवं कवक यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो जीवाणु बैक्टीरिया हो सकते हैं। यह जो बर्फीली शीत से लेकर, यानी कि बर्फीली शीत से लेकर उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत लो टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर में भी पाए जा सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेल्सियस पर भी ये जीवित रह सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा गर्म स्थान दोनों जगहों पाए जाते हैं, और जमीन पर पानी में तो पाए ही जाते हैं। अब देखिए एक कोशिकी का मतलब क्या होता है, एक कोशिकी का मतलब उनका शरीर एक ही प्रकार के कोशिका से निर्माण किया रहता है। जैसे कि हम मनुष्य है तो हमारी जो आंखें हैं, आंखों का कोशिका अलग है, हमारा जो हार्ट है, हार्ट का कोशिका अलग है, और जो लंग्स है उसका कोशिका अलग है। तो जो अलग अलग आर्गन है अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है, परंतु जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका पूरा बॉडी एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता है। अब जैसे देखिए कि ये मकान है जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा, तो अगर इसमें एक ही प्रकार का ईंट यूज किया गया, मान चलो पुष्पा कंपनी का, अगर पुष्पा कंपनी का ईंट यूज किया गया है, तो जो इसमें पूरे मकान में ईंट है एक ही प्रकार का कोशिका हो गया, वो कोशिका कौन सा हो गया, पुष्पा ब्रांड का। अगर इसमें हमने ईंट यूज किया हेमा, पुष्पा, मालिनी, शालिनी कंपनी का यूज किया
किया है अलग अलग कंपनी का, तो जो मकान का निर्माण होगा अलग अलग प्रकार की हेमा पुष्पा मालिनी साली प्रकार की कोशिकाओं से होगा। तो कोशिकाएं इस प्रकार से उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। किण्वन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। तो जो फर्मेंटेशन होता है, आप सभी लोग जानते हो, इस क्वेश्चन में क्लीन बोल्ड हो गया, मैं गारंटी दे रहा इस क्वेश्चन में क्लीन बोल्ड हो गया। पहले आप लोग 5 सेकंड में इसका जो जवाब है आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, पक्का गलत दोगे, 99% चांसेस है। तो देखिए जो फर्मेंटेशन में आप लोगों का यीस्ट तो यूज होता है, और आप बताइए यीस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो जो यीस्ट होता है यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोश की यीस्ट यूनिसेलुलर है। परंतु जो लैक्टोबैसिलस है ये भी फर्मेंटेशन करता है। जो दूध से दही बनता है, दूध से दही जो होता है लैक्टिक फर्मेंटेशन द्वारा होता है। कौन से फर्मेंटेशन द्वारा? लैक्टिक फर्मेंटेशन। याद रखिएगा, दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा होता है, और फर्मेंटेशन जो होता है लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन पूछा है, यीस्ट भी फर्मेंटेशन करता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन करता है। कौन सा फर्मेंटेशन? लैक्टिक फर्मेंटेशन, दूध से दही बनना। तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, आंसर डी सही है, आंसर डी। अब जो ईस्ट कैसे फर्मेंटेशन करता है, जैसे कि हमारे पास जो ग्लूकोज हो गया और यहाँ पर ईस्ट है, आप लोगों को पता होगा ईस्ट जो है हम लोगों का एनारोबिक रिएक्शन करता है, अवायवीय श्वसन। एनारोबिक रिएक्शन में जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर हम लोगों का देगा, एल्कोहल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देगा। एनर्जी केवल देगा 2 एटीपी। जो अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन में हम लोगों को बहुत ही कम ऊर्जा मिलती है। अगर यही हम लोग वायवीय श्वसन करेंगे तो वायवीय श्वसन में एरोबिक जो रेस्पिरेशन रहता है, इसमें हम लोगों को 36 एटीपी एनर्जी मिलेगा। कितना मिलेगा? 36 एटीपी एनर्जी। यही एनारोबिक रिएक्शन में हम लोगों को केवल 2 एटीपी एनर्जी मिलेगा। फ्रेंड्स, सुबह सुबह मॉर्निंग में क्लास में रिकॉर्ड कर रहा, अभी हो रहा टाइम 5:20, और इस क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उठा हूं लगभग 3:30 AM पे, 3:30 AM। तो देख लीजिए अभी गर्म पानी नहीं पिया, इसलिए थोड़ा आवाज में डिफरेंस दिख रहा, खराश टाइप का। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। फिर यीस्ट जो होता है हम लोगों का श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, और इसका जो यूज कहाँ किया जाता है? ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और केक बनाने में यूज किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का कॉमर्शियल यूज भी किया जाता है, जैसे बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड बनाने के लिए सूक्ष्म जीव के रूप में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो एकदम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग। थोड़ा गर्म पानी नहीं पिया, मैंने गलती किया, मेरे आवाज में खराश टाइप का हो रहा। और देखो फर्मेंटेशन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी फर्मेंटेशन की 1857 में। तो आप लोगों को डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु किण्वन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न, लैक्टोबैसिलस का मुख्य उपयोग क्या है? लैक्टोबैसिलस का मुख्य उपयोग दूध को दही में बदलना। प्रतिजैविक किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किससे प्राप्त किए जाते हैं और कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया है? तो देखिए जो आप लोगों का जो औषधियां दवाइयां होती हैं प्रतिजैविक या तो एंटीबायोटिक जो होती हैं, आजकल ये जीवाणु और कवक फंगस यानी कि बैक्टीरिया और फंगस दोनों से अनेक प्रकार के प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो एंटीबायोटिक्स होते हैं आप लोगों का बैक्टीरिया और फंगस दोनों से बनाया जाता है, परंतु ये तो पूछेगा ही इसके साथ कौन कौन से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। तो जैसे देख लो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी जो एंटीबायोटिक्स हैं आप लोगों का कवक और बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी में दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम, मतलब मोस्ट प्रोबेबली है कि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, सीटेट हो गया, या किसी न किसी एग्जाम में अगर एग्जामिनर पेपर को टफ बनाएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। और देख लो जो आप लोगों का
फफूंद से पेनिसिलिन यानी कवक से पेनिसिलिन किसने बनाया था? कवक को हम लोग फफूंद भी बोलते हैं, फंगस को कवक बोलेंगे, कवक को फफूंद भी बोलते हैं। तो कवक से पेनिसिलिन किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब बनाया था? 1929 में। तो आप लोगों को साइंस में डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो कवक से पेनिसिलिन बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा बैक्टीरिया और कवक यानी कि दोनों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हम लोग टीकाकरण का जो क्या पोषण बढ़ाना नहीं, रोग का उपचार करना, क्या जब हम बीमार हो जाते हैं तब टीकाकरण कराते हैं? नहीं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण कराया जाता है, यानी कि रोग आने से पहले ही हम लोग उस रोग से बचाव करते हैं। तो रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। अब देख लो, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो चेचक के टीके का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। कब किया था? 1798 में। देखिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी आप लोग एक बार डेट को याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम हाईलाइट करके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो एग्जामिनर आप लोगों से जो भी आगामी एग्जाम होगा उसमें आप लोगों से डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ दिया हुआ है। अगला प्रश्न, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन आ गया। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है दो चीजें करती हैं, एक तो हम लोगों का राइजोबियम करता है और एक हम लोगों का ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके नाम में है एल्गी, परंतु ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, जैसे कि नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, नदी, झील, तालाब, और हम लोगों का नम नम जगह जहां पर नमी होती है वहां पर ये पाया जाता है। और जो राइजोबियम पाया जाता है दलहनी पौधों के जड़ों में, दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। दोनों क्या है? बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? जड़ों की गांठों में। जो दलहनी पौधे होते हैं उसकी जड़ों के गांठों में पाया जाता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों जरूरी होता है? जैसे कि जो हमारा प्रोटीन है, जैसे जो दलहनी पौधे जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें लगभग प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है। जो कोई भी प्रोटीन होगा उसमें 16% नाइट्रोजन। और जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस को पेड़ पौधे नाइट्रोजन को गैस के रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो कंपाउंड रहेगा, यानी कि नाइट्रोजन NH3 के रूप में रहेगा, तभी पेड़ पौधे उसको एक्सेप्ट करेंगे। तब यहाँ पर खेल शुरू होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया का। तो जो दलहनी पौधे होते हैं उसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड NH3 में बदलता है। फिर जो पेड़ पौधे होते हैं इसी यौगिक NH3 को एब्जॉर्ब करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है राइजोबियम और नीलहरित शैवाल दोनों करते हैं। ये दोनों क्या है? बैक्टीरिया है। ये दोनों बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरिया है? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? जो राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी है दोनों यूनिसेलुलर है, यानी एक कोश की, दोनों यूनिसेलुलर है। राइजोबियम कहां पर रहता है? राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है। और नील हरित शैवाल जो होता है जल में रहता है। जल में कौन सा? नदी हो गया, झील हो गया, नदी, झील, तालाब हो गया। मिट्टी में पाया जाता है, नम मिट्टी में, जो गीली मिट्टी होती है उसमें पाया जाएगा, नम मिट्टी। और शीत जगह यानी कि जो ठंडी जगहों पर होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसमें आप लोगों का क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है।
तो फिलहाल इसका सही आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, परंतु जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठोगे ना, तो आप लोग ज्यादातर पढ़ोगे कि राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में नहीं, और तुरंत वहां पर धड़ल्ले से क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अभी अगला क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा, फंगस द्वारा, वायरस द्वारा। तो सुनने में लग रहा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक प्रकार का फंगस है, कवक है, परंतु केवल इसके नाम में सवाल है, परंतु ये है बैक्टीरिया, वो भी एक कोशिकीय। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरी कारक नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया नील हरे शैवाल। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन गैस को पौधों के लिए उपयोगी रूप में कौन बदलता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में, यानी कि जो N2 गैस है, इसको NH3 कंपाउंड में कौन बदलता है, तो NH3 कंपाउंड में हम लोगों को केवल बैक्टीरिया बदलता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों नहीं। रोगजनक क्या है, रोगजनक जो है उपयोगी सूक्ष्म जीव नहीं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले। अब यहाँ पर देखिए, मलेरिया का वाहक कौन सा है, सभी को पता है मलेरिया जो होता है मच्छर द्वारा होता है। तो जो मलेरिया कौन से मच्छर द्वारा होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर इसको कैरी करती है। आप सभी को पता होगा मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो होता है हम लोगों का प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। और कौन सा प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा होता है, परंतु इसके प्रोटोजोआ को जो कैरी करने वाला होता है, यानी कि हमारे खाने पीने के या हमारे ब्लड में डालने वाला जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। वही हम लोगों का जो मादा एडिस मच्छर है, यह डेंगू के वायरस का वाहक है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और हम लोगों का जो डेंगू है डेंगू वायरस द्वारा होता है। डेंगू किससे होता है, वायरस द्वारा होता है। और डेंगू के वायरस को कौन कैरी करता है, मादा एडिस मच्छर। तो डेंगू के वायरस को मादा एडिस मच्छर कैरी करता है, और मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला मादा एनाफिलीज है। बहुत बेसिक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एनसीईआरटी में दिया गया है आपको। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए हैं। जैसे कि जो हम लोगों का क्षय रोग हो गया, क्षय रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है, और इसकी जो संचरण का तरीका है वायु द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अब बीपीएससी क्या है फोकस कर रहा है इस पर, जो इनके संचरण का तरीका है। तो देख लीजिए, इस चीज को आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो मानव रोग होता है जिसके द्वारा होता है, उसका जो संचरण यानी कि कैसे ट्रांसफर होता है, ये पूछा जाता है। जैसे कि टीआरई 1, 2, 3 में क्वेश्चन बनाया गया था। तो ये जो टेबल है आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मीसल्स हो गया, वायरस द्वारा होता है, इसके संचरण का तरीका वायु। चिकन पॉक्स हो गया, वायरस द्वारा होता है, इसके जो फैलने का माध्यम है मीडियम वायु है। पोलियो हो गया, वायरस द्वारा। जैसे कि हैजा हो गया, बैक्टीरिया द्वारा होता है, यह फैलता है दूषित जल या भोजन द्वारा। टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है, ये ट्रांसफर कैसे होता है, वाटर द्वारा। किससे होता है, वाटर द्वारा। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा होता है, ट्रांसफर का तरीका जल द्वारा। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा, और इस कैसे ट्रांसफर होता है, मच्छर द्वारा। तो जो ट्रांसफर होने वाला है आजकल बीपीएससी इस पर फोकस कर रहा। इसी तरह सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, तो पौधों में भी कुछ सामान्य रोग होते हैं, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि नींबू का कैंकर रोग है, यह बैक्टीरिया द्वारा होता है, फैलने का माध्यम वायु। गेहूं का रस्ट जो होता है कवक द्वारा। फिर भिंडी की पित्त जो होती है वायरस द्वारा होती है। खाद्य विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है, जो खाद्य विषाक्तता होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, मतलब किसी भोजन को लंबे समय तक रख दिए तो वो भोजन खराब हो गया, तो वो भोजन बैक्टीरिया द्वारा भी खराब होता है। अगर पानी है तो कंटामिनेटेड वाटर जो होता है वायरस द्वारा होता है। और खाना रखने के बाद फफूंदी फंगस लग जाता है, जैसे ब्रेड को रोटी को लंबे समय तक रख दो तो उसमें फफूंदी लग जाएगी। तो जो फूड पॉइजनिंग होता है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस तीनों चीजों से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, आंसर
डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर अभी तक आपको सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी आप वीडियो से रिलेटेड कमेंट करिए, वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छा खराब कमेंट करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाश्चुरीकरण में क्या किया जाता है? पाश्चुराइजेशन में दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है। दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। इससे करने से क्या होता है कि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड हो जाते हैं। खाद्य संरक्षण का सही तरीका कौन सा है? तो जो फूड प्रिजर्वेशन है, फूड प्रिजर्वेशन जैसे कि हम लोग अचार बनाते हैं तो उसमें नमक ज्यादा मात्रा में डालते हैं ताकि वो हमारा खराब ना हो। जो हमारे खाने की वस्तुएं हैं उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं ठंडी जगहों पर, यानी कि खराब ना हो। फिर उसको सुखा कर भी हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी होगा। अब देखिए एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, जैसे कि जो फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड केमिकल का यूज किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए आप लोगों का सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड केमिकल्स का यूज किया जाता है। नमक द्वारा भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है। चीनी द्वारा भी, जैसे हम लोग जो सिरका बनाते हैं तो सिरका में चीनी वगैरह द्वारा फूड को प्रिजर्व किया जाता है। फिर खाने को गर्म करके भी उसको खराब होने से बचाते हैं, जैसे कि उसमें फंगस वगैरह ना लगे, गर्म कर दो और फ्रिज में रख के भी उसको हम लोग खराब होने से बचाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का है फूड प्रिजर्वेशन में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये जो दोनों केमिकल से एग्जाम में आप लोगों का डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन उपयोगी सूक्ष्म जीव है? जैसे कि फर्मेंटेशन में यीस्ट का यूज किया जाता है और दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है और राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो निम्न में से कौन उपयोगी सूक्ष्म जीव है? तो ये सभी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म गलत है? यीस्ट जो होता है फर्मेंटेशन करता है, ये सही है। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वायरस स्वतंत्र जीवन नहीं, वायरस जो होता है डिपेंडेंट होता है, परजीवी होता है। तो ये गलत है और जो हम लोगों का गलत है वही सही होगा। एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? जैसे मान के चलिए कि हम ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करेंगे, तो जो एंटीबायोटिक दवाओं को ज्यादा मात्रा में यूज करने से क्या होता है कि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। हमारी बॉडी जो अलग बैक्टीरिया, बाहर से कोई बैक्टीरिया आएगा तो उससे लड़ने में समर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत हो चुका है एंटीबायोटिक्स का। तो जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। जब एंटीबायोटिक का बार बार या गलत तरीके से उपयोग किया जाता है तो बैक्टीरिया उन दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे भविष्य में वही एंटीबायोटिक असर करना बंद कर देते हैं। कौन सा कथन सही है? सभी बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं? जी नहीं, सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं, यीस्ट हो गया फर्मेंटेशन में यूज करेंगे, लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाने में। कुछ बैक्टीरिया उपयोगी होते हैं, सही है। वायरस एंटीबायोटिक से नष्ट होते हैं? जो वायरस होते हैं एंटीबायोटिक से नष्ट नहीं होते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और जो वायरस होते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स दवाओं का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों को जुखाम हो गया, जुखाम वायरस द्वारा होता है, तो जुखाम में कभी भी एंटीबायोटिक दवाओं का यूज नहीं करना चाहिए। देखो एंटीबायोटिक किस प्रकार काम करता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जो सेल वाल होता है, जो बैक्टीरिया का सेल वाल हो गया और उसका जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करती हैं। और ये सभी चीजें जैसे कि सेल वाल हो गया और प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, ये सभी चीजें बैक्टीरिया में होती है और इन सभी चीजों को एंटीबायोटिक दवाएं डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वायरस में क्या नहीं होता? वायरस में सेल वाल नहीं होता, राइबोसोम नहीं होते और मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है, स्वतंत्र जीवन नहीं होता। तो इसलिए जब हम लोग एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करेंगे तो जब उनमें ये सब सारी चीजें है ही नहीं तो एंटीबायोटिक दवाएं वायरस के ऊपर काम नहीं करेंगी। तो इसलिए सूक्ष्म जीवों का मुख्य योगदान क्या है? पर्यावरण संतुलन, खाद्य निर्माण, रोग उत्पन्न करना।
तो जो हम लोगों को योगदान यानी कि यूजफुलनेस पूछा जा रहा है, तो यह पर्यावरण को संतुलन बनाता है, यानी कि जो पेड़ पौधे मृत हो जाते हैं, जो डेड बॉडी होते हैं, फिर इसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके एक प्रकार से मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पर्यावरण को संतुलित करते हैं, खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, ये फूड प्रोडक्शन करेंगे। इनका मेन कार्य योगदान रोग उत्पन्न करना नहीं, तो ए और बी सही है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा, आंसर डी सही होगा। तो देख लीजिए, इस तरह से हम लोगों ने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु को हम लोगों ने आसानी से कंप्लीट कर लिया। इसका जो नोट्स है, नोट्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये क्लास 10 बजे पब्लिक होगा, 10 बजे पब्लिक, क्लास पब्लिक होने के बाद वीडियो आप लोगों को 5 से 6 घंटे बाद टेलीग्राम पे इस नोट्स का जो A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाएगा। इसका जो मॉक टेस्ट का लिंक है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा और टेलीग्राम पर भी मिलेगा, तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करिए। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट अवश्य दीजिए। मिलते हैं फिर से नए चैप्टर में, तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद।